माय लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए, मैं एक और वन शॉट लेकर के आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आएगा। ये एक सैड एंडिंग वाली स्टोरी है और अच्छी भी है। आप लोग को जैसा भी लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक लड़का जो कि अभी जस्ट स्कूल में एडमिशन ही लिया हुआ है, उसका फर्स्ट टर्म था और वो जैसे ही आता है स्कूल में तो होते हैं ना कुछ रैगिंग करने वाले बॉयज। तो वो जब आ रहा होता है ना 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 गाना गुनगुनाते हुए और स्कूल को ना देखते हुए आ रहा होता है। वो बहुत बहुत हैप्पी था। वाओ, उसकी दाखिला ना इतने बड़े स्कूल में हो गई, अब वो पढ़ेगा, बड़ा होएगा और कुछ तो अच्छा करेगा, ऐसा सोच करके वो आ रहा होता है। पूरे गार्डन एरिया को जहाँ पे माली काम कर रहे थे, हर चीज को वो देखते हुए आ रहा होता है। तभी सामने आते हैं चार बच्चे जो कि उसकी रैगिंग कर रहे होते हैं। उसमें से था एक वेंचाओ, वेंजुआन, वेंजुलियो, मिंगयाओ। और ये सब आते उसके सामने कहता, क्यों बे पिद्दी, क्या तू नया एडमिशन लेके आया है? इतना बोल करके उसके बैग को छीनते, सारी किताब वगैरह को निकाल देते हैं और कहते हैं हमारे जूते साफ करो। विंग तो पहले मना कर देता है और कहता मैं नहीं करूंगा। और इतना बोलकर सारा वो बैग में अपना कॉपी किताब धीरे धीरे पैक करता है और खड़ा होता है, जैसे वो लोग उसको ना मारने के लिए दौड़ते हैं। विंग उन सबको धक्का दे करके भागता है। अब वो कहाँ भाग रहा था उसे नहीं पता था। वो बस भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। भागते भागते एक चेंजिंग रूम में आ जाता है। और जैसे ही वो वहां आता है, वहां पे किसी को बैठा हुआ देख करके वो चारों वहीं पे रुक जाते हैं और वहां से वापस दुम दबा के भाग जाते हैं। जब विंग देखता है पीछे पलट के, एक शख्स उस चेंजिंग रूम में उस एक बेंच पे सोया हुआ था। विंग उसको देख करके देखता ही रह जाता है, क्योंकि हल्की हल्की रोशनी उस कमरे में आ रही थी और उसके चेहरे पे पड़ रही थी। रेशमी मुलायम बाल जो उसके आईज तक थे। स्कूल का यूनिफॉर्म एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा करके दोनों हाथों को अपने सर के नीचे आराम के पोस्चर में था। विंग धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके गालों की तरफ में एक उंगली लेके जाता है पिंच करने के लिए। तभी वो शख्स आंखें खोल देता और विंग एकदम सावधान मुद्रा में वहां खड़ा था। वो शख्स उठ के बैठते हुए कहता है, क्या वो तुम्हें बुली कर रहे थे किडो? इसकी बात सुनकर विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद कहता है ओके कोई ना। फिर विंग थैंक यू बोल करके और अंदर आता है, क्लास में अपना इंट्रो देता है और फिर आकर के क्लास अटेंड करना शुरू कर देता है। अब सब चार विषय का सब्जेक्ट होता था फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट राउंड में। तो वो चारों पढ़ाई होने के बाद लंच का टाइम होता है, तभी वो चारों फिर से विंग को ढूंढने के लिए वहां आ जाते हैं। और विंग जो कि अपना बैग पैक कर रहा था उन चारों को देखता है। वहां से भागने के लिए जैसे बैक डोर की तरफ जाता है, वहां से उसे वही शख्स आता दिखाई देता है और वो कोई और नहीं बल्कि लानवांग जी था। और वो आता है और चुपचाप से वहां बैठ जाता है विंग के बगल वाले चेयर पे। विंग को भी पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि ये जब रहेगा तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, एक सेफ जोन था वो उसके लिए। वो चुपचाप से अपने सीट पे बैठा हुआ था और वो चारों तो कुछ देर तक तो विंग को घूर रहे थे, वांगजी को घूर रहे थे, एंड देन वहां से चुपचाप रिटर्न चले जाते हैं। उसके जाने के बाद विंग कहता थैंक यू सो मच। उसके जाते ही वो कहता है थैंक यू मत बोलो। और ऐसे करते हुए वो दोनों, मतलब वांगजी हमेशा विंग को बचाता था बुली होने से, सही कुछ भी होने से। स्कूल का लास्ट डे था और आज वापस से वो लोग ड्रिंक मिला करके और सबको देते हैं ना कोक वाला ड्रिंक। कोक वाला ड्रिंक में वो लोग कुछ और ऐसे नशीली दवाई मिलाए हुए थे ताकि वो विंग को बुली कर सकेंगे, ले जा करके छत पे बहुत मारेंगे पीटेंगे, ऐसा प्लान बनाया हुआ था। और सक्सेस भी होते हैं। विंग को वो छत पर लाते हैं और उसके साथ मार पिटाई शुरू करने ही वाले थे, तभी वहां पे एक शख्स की एंट्री होती जिसके हाथ में रड था। वो आते ही और टन 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 की आवाज हो रही थी। तो देखता है कि वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हमारा वांगजी है। और आते ही सबको डर लग गया था, पर फिर भी वो सबके पैरों को हाथों को मरोड़ के मार के कूटा पीटा करके बराबर किया हुआ था। फिर विंग को लेकर के वहां से भागता है। विंग और वो दोनों भागते भागते दरिया किनारे आके बैठ जाते हैं। फिर एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगते हैं और कहते हैं थैंक यू। वांगजी कहता है खिडो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ कह सकता है क्या? नहीं ना। और इतना बोलने के साथ ही वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं और फिर विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग वांगजी से कहता है आई लव यू। उसकी बात सुनकर के वांगजी कहता है व्हाट। विंग बिना कुछ बोले उसके लिप्स में लिप रख देता है और कुछ सेकंड बाद सेपरेट होते हुए कहता है आई लव यू काका, आई लव यू सो मच।
इतना बोल करके वो उसे ब्लीडेड आइज के साथ में देख रहा होता है। वांगजी भाई तो उसके ऊपर ही चढ़ गया था और फिर उसके लिप्स को पकड़ के कैप्चर करके एंड देन किस करना शुरू कर देता है। फिर वो दोनों उस समय वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी तरीके से वो दोनों कॉलेज भी खत्म करते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद हवांग जी ने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया था और विंग हमेशा उसके साथ था। वो उसके पैम्पलेट बांटने में मदद कर रहा था, उसकी कंपनी के ग्रो के लिए इन्वेस्टर वो दोनों मिलकर ढूंढ रहे थे, सब कुछ उन दोनों ने साथ में किया था। विंग ने भी आर्किटेक्ट की और पेंटिंग्स की पढ़ाई की हुई थी, राइटर बनना चाहता था लेकिन वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो राइटिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसके दिल में वांगजी को लेकर जो भी फीलिंग होती थी वो सब कुछ करता था। हालांकि उसने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की थी और वो अपने ऑफिस भी जा सकता था, लेकिन वो चुनता है वांगजी के साथ रहना और वो सभी थिंग्स करना। हालांकि वो दोनों लिव इन में तो रह रहे थे पर पूरे फैमिली वालों को पता नहीं थी। आज इसी तरीके से वांगजी के ऑफिस का अनावरण था। वो सब लोग बहुत खुश थे। आज सच में वांगजी ने पहला स्टेप ले लिया था। स्कूल से लेकर के अभी तक के सफर में विंग ने वांगजी का पूरा साथ दिया था और वांगजी ने भी विंग को पागलों की तरह चाहा था और उसे अपने हर कदम पे, हर सफलता पे अपने साथ रखा था। इतना सब कुछ होने के बाद वांगजी वो सभी चीज़ों को ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको अटेंड करता है। फिर छोटा सा गेट टुगेदर रखा था, वो सब भी अटेंड करता है। सब कुछ अटेंड करने के बाद विंग और वांगजी वापस से दोनों टेरिस पे बैठे हुए थे और कहते हैं 7 साल कितना इजीली बीत गया ना, सब कुछ इतनी आसानी से। इस तरह से हम स्कूल में थे, मुझे आज भी वो दिन है याद है वांगजी, जब दरिया किनारे तुमने मुझे किस किया था और मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। वांगजी कहता है हाँ, और वो मेरा सबसे खूबसूरत दिन है विंग, सबसे ज्यादा खूबसूरत। और इतना बोलकर वो दोनों बात करते हैं। विंग अपने पॉकेट से रिंग निकालते हुए कहता है विल यू मैरी मी वांगजी। वांगजी उस रिंग को देखता है और चुप हो जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, एक्चुअली में। विंग कहता है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? वांगजी कहता है हाँ हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे बीवी, डोंट क्राई ओके ना, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता है नवीन, अभी मैंने बस स्टार्टअप स्टार्ट किया है, क्या मुझे थोड़ा सा और वक्त दोगे प्लीज? विंग उसकी बात मान लेता है हाँ, क्योंकि वांगजी ने जस्ट अभी अपनी कंपनी खुद की छोटी सी ग्रो ही की है। स्टार्टअप को सेट होने में और आगे बढ़ने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। इसलिए वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है 2 साल बाद हम करेंगे ना? वांगजी कहता है हाँ, और इतना बोलकर विंग वो रिंग उसके हाथ में पहना देता है। वांगजी कहता है जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए रिंग लेके आऊंगा और ये रिंग में मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि मेरा कोई है ना? इतना बोल करके वो उसे किस करता है। 2 साल हो चुके थे, अब पूरा सब कुछ हो चुका था। वांगजी की कंपनी भी अच्छी खासी ग्रो हो चुकी थी। वांगजी हालांकि अब बिजी रहने लगा था और वो विंग को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाता था। विंग भी अपने राइटिंग वाले स्किल्स में इतने ज़्यादा बिजी हो गया था, उसकी कितनी ऑनलाइन बुक्स बिक चुकी थी। अपने दिल के दर्द को, अपने भावों को, अपनी भावनाओं विचारों को सबको वो उस कागज के पन्ने पे उकेरा जा रहा था, जहाँ पे हर शब्द उसके अपने थे। एक अच्छे राइटर स्किल की तरह उसके कितने सारे बुक्स के ऊपर वेब सीरीज मूवीज बन गए थे। सारे के कॉपीराइट्स विंग के पास ही थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि फाइनली 2 साल हो गए हैं और अब वो दोनों शादी करेंगे। आज वांगजी के लिए विंग ने फिर से 1000 रोज का बुके बनवाया और उसके ऊपर एक छोटा सा पेंडेंट लेकर के और उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ पे वांगजी अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी था, जहाँ पे बोर्ड मीटिंग चल रही थी। विंग हमारा वीआईपी लॉन्ज एरिया में आके बैठ जाता है और खुद से बातें करते हुए कहता है क्या उसके पास कभी मेरे लिए टाइम नहीं हो सकता है? मैं कितना वेट करता हूँ उसका, बस उससे बात करने के लिए, और वो मेरे पास जब भी होता है तब भी लगता है कि जैसे वो मेरे पास नहीं है। विंग थोड़ा मायूस था लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। जब वांगजी आता है तो विंग कहता है हे वांगजी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर बोलती है सर, एक्चुअली में हमें फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी होगी, और इतना बोलकर वो चली जाती है। वांगजी कहता है बस मुझे 5 मिनट दो, मैं मीटिंग करके आता हूँ। विंग कहता है ये बुके तो ले लो। वांगजी कहता है मेरे सेक्रेटरी को दे दो, मैं अभी आता हूँ। विंग वांगजी को बस जाते हुए देख रहा था। उसकी सेक्रेटरी आते कहती सर प्लीज आप ये मुझे दे दीजिए, मैं सर को दे दूंगी। और ऑफिस में सबको पता था कि ये दोनों इंगेज्ड हैं। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ पे 5 मिनट रुकता है, पर 15 मिनट हो चुके थे और वांगजी नहीं आया था। विंग उदास मन से अपने अपार्टमेंट आ गया हुआ था, जहाँ पे जियांगचिंग आके बोलता है हे बडी, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? जियांगचिंग से गले लगते हुए वो कहता है क्या वो कभी मुझे समझेगा, क्योंकि मैं बचपन से उसे प्यार करता आया हूँ
अब मैं मॉम डैड को कैसे बोलूँ? वो पहले हाँ तो करे तभी तो मैं किसी से बात करूँगा ना। कहता है जब जब होगा तब देखा जाएगा, तो टेंशन मत ले, क्या कुछ हुआ है? विंग बोलता है नहीं कुछ खास नहीं हुआ, वो बस बिजी था, और उसे भी टरका देता है। उसके बाद विंग हमारा कपड़े वगैरह खोल करके आके सो जाता है। अब लगभग रात के 12 बजे के आसपास वांग जी चुपके चुपके उसके अपार्टमेंट को डोर को ओपन करके अंदर आता है, तो देखता है कि विंग आराम से पीसफुली सो रहा था। और ऐसा होता था कि वांग जी अगर विंग रूठ जाता था या कुछ भी, तो वांग जी उसे आके मनाता था और उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। तो वांग जी वहाँ आता है और उसके ऊपर आकर के लेन होते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेबी, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था, इसलिए मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पाया, पर मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना बोल करके और वो विंग को पलटाता है, फिर वो उसे स्टार्ट करता है लबी-डबी होने के लिए, और फिर वो सब कुछ वो करता है। पूरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद विंग रोते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे सच में शादी नहीं करने वाले हो? बताओ मुझे, अगर नहीं करने वाले तो मैं अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूँढ लूँगा। पर उसकी बात सुन कर के वो कहता है, हे, ऐसी बात बोलना भी मत। इतना बोलने के साथ ही वो वापस से इसके साथ शुरू हो जाता है। सुबह के 3 बजे वांग जी विंग को सोता हुआ छोड़ कर के उठता है, डायरी निकालता है जो कि उसके विंग एक राइटर है ना, तो उस पेज में वो उसके डायरी में एक पेज पे लिखता है, डियर बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? जब मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरी कंपनी इतनी ग्रो करेगी। तुमने मेरे हर कदम पर साथ दिया है एक सक्सेसफुल पार्टनर बनने में, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी एक्सपैंड हो और मैं चाइना पे भी अपने कई सारे ब्रांच को ओपन करूँ। इसीलिए मैंने फ़ॉरेन वाले डिपार्टमेंट से बात की और वो लोग मान गए हैं मुझे वहाँ पे अपना ब्रांच, अपना फ्रेंचाइज़ी ओपन करने देने के लिए। मैं अपने बिज़नेस को ग्रो करूँगा, तुम मेरा वेट करना प्लीज़। तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। और इतना बोल करके और वहाँ पे जिस तरह का जो हमारे विंग ने वांग जी को देने के लिए नेकलेस खरीदा हुआ था, वही सेम नेकलेस वांग जी ने भी विंग के लिए बाई किया हुआ था। उस पे रख देता है, अपने कपड़ों को पहनता है, विंग के फोरहेड पे आखिरी किस करता हुआ उस कमरे से निकल जाता है। सुबह के लगभग 5 के अलार्म बजता है, जहाँ पे हमारे विंग की नींद खुलती है, और जब वो उठता है तो वो पेज देखता है, वहाँ पे रखा हुआ था, और वो पेंडेंट भी। वो पढ़ता है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो जल्दी-जल्दी से रेडी होता है और अपना कार निकाल कर के एयरपोर्ट के लिए भागता है। रास्ते में वो रो रहा था और कहता है, नहीं, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे छोड़कर ऐसे तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तुम ऐसा ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो वांग जी? 7 साल पहले, 2 साल ये, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और इतना बोल करके वो भागता है। कोइंसिडेंटली फ्लाइट 2 घंटे लेट थी और वांग जी बोर्डिंग पास वाले एरिया में बैठा हुआ था। विंग पूरा चक्कर काटते हुए, खोजते-खोजते वहाँ आया था। हालाँकि वहाँ पे आने तो नहीं दिया गया था, वो बोर्डिंग पास का टिकट कटा करके वहाँ तक आया था। और जब वो वांग जी को देखता है तो कहता है, वांग जी! वांग जी उसकी आवाज़ सुनकर खड़ा हो जाता है और विंग भागते हुए उसे गले लगाते हुए कहता है, क्यों? क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या मुझसे ऊब गए हो? बोलो मुझे, क्या तुम नहीं नहीं करना चाहते? बताओ ना, क्यों? मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। वांग जी उसे मनाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा और टाइम दे दो, थोड़ा-सा। मैं 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 आके तुमसे ज़रूर शादी करूँगा विंग, मेरा वेट करना। वांग जी विंग को बहुत समझाता है, पर विंग एक ही रट लगाए जा रहा था। मुझसे शादी कर लो, फिर चले जाना ना। मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? पर वांग जी के दिमाग में था कि वो जब तक नंबर 1 बिज़नेसमैन ना बन जाए, अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए अच्छी तरीके से, और उसका पास वो सब कुछ ना आ जाए जहाँ पे वो विंग एक शब्द निकाले मुँह से और उसके सामने में वो पूरी दुनिया बिछा दे, तब तक वो उससे शादी नहीं करेगा। और वो बस विंग को समझाते-बुझाते हुए वहाँ से रवाना कर देता है। विंग रोते-रोते उस एयरपोर्ट से बाहर निकल गया था और वांग जी रोते-रोते हवाई जहाज़ में बैठ जाता है। विंग जो कि एकदम बदहवास सा हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एयरपोर्ट के पास आते ही बेहोश हो जाता है और कुछ लोग उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ भांग जी अपनी उस एयरप्लेन में बैठ गया था और अपनी आँखें बंद करते हुए सोचता है, जब विंग और वो दोनों अक्सर रात को छत पे बैठा करते थे, जहाँ पे विंग बोलता था, मेरे पास बहुत बड़ा लग्ज़रियस हाउस होना चाहिए। तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम मेरे लिए करोगे ना वांग जी? जहाँ पे हमारा अपना खुद का लग्ज़रियस हाउस होगा, गाड़ियाँ होगी
और मैं तुम्हें मैगजीन में हर जगह तुम्हारा नाम देखना चाहती हूँ। वांग जी कुछ गलत नहीं कर रहा था, वो बस विंग के सपनों को फॉलो कर रहा था जो विंग ने वांग जी के लिए देखा था। और वो वांग जी बस विंग को सरप्राइज देना चाहता था वो सब कुछ से। हालांकि अभी भी वांग जी के पास सब कुछ था, पर एक चीज की कमी थी कि उसकी फोटो मैगजीन पर अभी तक नहीं आई थी, नंबर वन बिजनेसमैन की। इसीलिए वो फौरन जा रहा था। 3 साल बाद, 3 साल हो चुके थे और विंग वांग जी के जाने के बाद पूरा बुत बन चुका था उस एक्सीडेंट के बाद से। हालांकि जब वो बेहोश हो गया था, आज उसके सभी दोस्त, इवन विंचा और वेंजुलियो जो उनकी रैगिंग वगैरह करते थे ना, वो सब विंग को बुलाते हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर रखते हैं। विंग ना चाहते हुए भी उस पार्टी में जाता है जहाँ जियांग चिंग भी आया हुआ था, म्यामा वेंचिंग थी, और उसके बाद विंचा और वेंजुलियो मिंगा सब था। वो लोग उससे माफी मांगता है और कहता है सॉरी बडी, हम तो बस रैगिंग कर रहे थे, पर हमें नहीं पता था कि तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड बचा लेगा। और वो लोग उसकी टांग खिंचाई भी करते हैं। हालांकि विंग पूरी तरीके से शांत हो गया था, वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, पर हाँ ऐसा नहीं था कि वो समझता नहीं था। फिर वो लोग थोड़ा मस्ती करते हैं, वो लोग विंग को खुश करने के लिए कैरियोके सॉन्ग गाते हैं। तभी विंग को लगता है कि उसके ऊपर ना बैलून्स उड़ रहे हैं और सभी लोग आराम से बैठ करके और मस्ती कर रहे होते हैं। विंग जब देखता है कि बैलून्स कहाँ से उड़ रहा है, तभी जियांगचिंग कहता है विंग। विंग कहता हाँ क्या हुआ, मैं अभी आया, तुम ऐसे ही रहो। फिर वो भाग के जाता है और एक केक ला के रख देता है। तो विंग कहता है ये किस लिए है?" कहता है बस अभी पता चल जाएगा। तभी वो वापस से देखता है कि बहुत सारे बैलून्स हैं जो कि उसके ऊपर उड़ रहे हैं। तो वो कहता है ये कहाँ से आ रहे हैं? तभी पीछे से वॉइस आती है विंग। फिर सारे लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ से जूते की टक टक की आवाज आ रही थी। विंग धीरे से पलट के उस तरफ देखता है जहाँ पे सब बॉलिन पे लिखा हुआ था, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और ये सब लिखा हुआ था। विंग बस खड़ा होकर के वांग जी को आते हुए देख रहा था। वांग जी हाई नेक तक ब्लैक कलर का टी शर्ट वेयर किया हुआ था, इसके ऊपर से ब्लैक कलर का सूट था, ब्लैक पैंट था, ब्लैक सूट था, शूज था, हाथ में ब्लैक रोलेक्स वॉच थी। एकदम टैसिंग पर्सनालिटी। देखिए तो लड़कियों का दिल फिदा तो हो ही जाए, लड़की का भी हो जाए। वो धीरे धीरे आता है और उसके नीचे घुटनों पे बैठ करके रिंग दिखाते हुए कहता है लियो मैरी मी। विंग तो बस उसकी खूबसूरती को निहारने में इतना व्यस्त था क्योंकि विंग ने पैंट, शर्ट, उसके ऊपर से ओवरकोट और गले में एक स्कार्फ बांधा हुआ था क्योंकि ऑटम सीजन चल रहा था इसी वजह से। और वो बस देख रहा होता है। भांग जी दोबारा कहता विंग विल यू मैरी मी। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। भांग जी विंग जब ऐसे खोए हुए थे तो जियांग चिंग से एकदम झुलाते हुए कहता डफर हाँ तो बोल। विंग कहता हाँ 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 हाँ। वांग जी तुम हो क्या, तुम लौट आए सच में? वांग जी खड़ा हो जाता है, उस रिंग को निकालकर बॉक्स टेबल पे प्लेस करते हुए उसके हाथ अपने हाथ में लेता है क्योंकि विंग तो सरप्राइज और शॉक दोनों हुआ था। पहनाते हुए कहता है ये देखो, अपने हाथों को उसके हाथ के सामने रखते हुए कहता है अब यकीन हो गया, हम दोनों अब एक होने वाले हैं। और इतना बोलकर उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना शुरू करता है। बरसों की प्यास थी, दोनों के बुझ न रही थी, पर फिर भी वांग जी उसे पैशनेट डीप किस करता है। उसके बाद उसे गले लगाते हुए कहता है हे बताओ, अब यकीन हो गया कि मैं यहाँ हूँ। विंग फूट कर रोने लगता है, कहता है इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में, मैं कब से वेट कर रहा था, तो तुम मुझे छोड़ के चले गए। और भांग जी कहता है हर साल तुम्हारे बर्थडे पे और हमारे फर्स्ट मीटिंग वाले डे पे मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है ना। नहीं कहता है गिफ्ट करने से क्या होता है, तुम्हें क्या पता, ये दूरियां मुझे जान लेने के लिए उतारू होती है, पर तुम नहीं समझोगे। भांग जी कहता है मैं सब समझता हूँ भी, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है, बहुत बुरी तरीके से होता है। और अब मैं कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि मैं समझ गया हूँ मैं कितना भी कुछ कर लूँ कि तुमसे दूर होकर मैं जी नहीं सकता। और इतना बोल करके विंग और वो गले लगते हैं और सारे दोस्त सैंटी हो गए थे, सारे की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो रो रहे थे। फिर वो लोग सभी बैठ करके कैरियोके सॉन्ग गाते हैं, खाना खाते हैं, मस्त डांस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के अपने पेंट हाउस आता है। वांग जी अपने कोट उतार कर रख रहा होता है, विंग के ऊपर से भी ओवर कोट हटा रहा होता है, लेकिन विंग तो उसके घर की खूबसूरती को देखकर इतना खोया हुआ था, इतना मेस्मराइज था कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सच में ये इतना ज्यादा प्रिटियस हो सकता है। और वो बस खोया जा रहा था। वांग जी कहता है ये हमारा आसिया है विंग, कैसा लगा तुम्हें? विंग कहता है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है वांग जी। और इतना बोल करके
वो सब देखता है, वांग जी उसे बैग से हक करता है, उसे सब करता है, उसके कपड़ों को धीरे धीरे उतार करके उसे बेडरूम में लेके जाता है और फिर वो सब कुछ वो स्टार्ट करता है करना। अपनी एक्टिविटी के साथ वो लग जाता है। विंग की आंखों में आंसू थे और वो बस एक ही बात बोल रहा था, ये सपना तो नहीं है ना वांग जी, क्योंकि तुम मेरे पास हो ना। जी कहता है, अभी तुम्हें पूरी रात पता चल जाएगा विंग। और इतना बोल करके वो उसके साथ हॉट नॉट करना स्टार्ट करता है। वो सभी मोमेंट्स एंजॉय करने के बाद विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, पर अब मुसीबत ये थी कि वो अपने पेरेंट्स को बताए कैसे। अब वहीं दूसरी तरफ जियांगचिंग घर आता है तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि विंग कहाँ है, तुम्हें पता है ना विंग बीमार रहता है, क्यों नहीं आया है। जियांगचिंग बता देता है कि वांगजी वापस आ गया था। अब यहाँ पे विंग को लग रहा था कि उसके पेरेंट्स को नहीं पता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को तभी पता चल गया था जब वांगजी वांगजी बोले जियांगचिंग के शादी के रिश्ते की बात आई थी। और उसके बाद उसने विंग से भी बोला था कि तुम दोनों एक ही साथ शादी कर लो, तो विंग ने साफ साफ मना कर दिया था और जियांगचिंग ने वैनचिंग से शादी कर ली थी इसी वजह से। तो उसके फादर को जब पता था ही तो अभी जियांगचिंग बता देता है कि वांगजी लौट आया है और वांगजी ही विंग को लेके आया है। उसके फादर के चेहरे पे एक स्माइल थी कि चलो उसके बेटे के लाइफ में अब तो हैप्पीनेस आ ही गई है और वो जल्दी उन दोनों की शादी करा देंगे। ये सोच करके वो लैन किरण को कॉल लगाता है और कहता है, अब तो बाजे गाजे की तैयारी करो। लैन किरण को समझ तो नहीं आता, फिर बाद में वो उसे बता देता है और वो दोनों फैमिली खुश थे। लैन सिचन से कहता है कि जल्दी करो वरना ये लोग फिर से ना करे, इससे पहले मुझे उस बच्चे के साथ शादी करानी है। लैन सिचन भी बहुत खुश, क्योंकि दोनों का फैमिली को ऑलरेडी पता था, सिर्फ इन दोनों को लगता था कि उनके फैमिली वाले नहीं मानेंगे। अगले दिन सुबह वांगजी और विंग दोनों अच्छे से रेडी होते हैं। फिर वांगजी विंग को नाश्ता करा करके पेन किलर देता है ताकि उसकी बॉडी रिकवर हो जाए। उसके बाद उसे सबसे पहले अपने घर लाता है, जहाँ पे अंकल और उसके भाई दोनों थोड़े सख्त बन के बैठे हुए थे। वांगजी सीधे आता है, स्ट्रेट ग्रीट करते हुए कहता, अंकल मैं शादी करना चाहता हूँ विंग के साथ में। उसके अंकल एक छड़ी मारते हुए कहते हैं, इतने साल के बाद तुम आकर कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हैं, क्यों और किस हक से? हाँ, उस बच्चे को तो तुमने रुला दिया था, फिर क्यों? विंग तुम्हें इसे शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे लिए मैं दूसरा लड़का ढूंढ दूंगा। विंग कहता, नहीं नहीं, मुझे वांगजी से ही शादी करनी है अंकल। फिर वो दोनों थोड़ी देर तो उन दोनों को देखते हैं और विंग जो कि एकदम घबराया हुआ डरा हुआ लग रहा था, लैन से जिनकी हंसी छूट जाती है तो उसके अंकल को बिना चाहते हुए हंसना पड़ता है। इसे वांग जी कहते हैं, आप दोनों प्रैंक कर रहे थे? लैन सिचन कहता है, हाँ हमें बहुत पहले ही पता था, पर तुम ही बुद्धू थे, हमें बता नहीं रहे थे तो हम क्या करते। और इतना बोल करके और वो ऐसे स्माइल पास कर देता है। उसके बाद वो फिर दोनों ऐसे हैप्पी हैप्पी मोमेंट इंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों वापस से जांग फिमियांग के पास आते हैं और वैसे ही वो लोग प्रैंक करते हैं और सेम वैसे ही वो दोनों उसको डराते भी हैं। इसके बाद अब तो पूरी फैमिली मान गई थी। अब धीरे धीरे उन लोगों की शादी की शॉपिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 5 दिन के भीतर ना दोनों की शादी होनी थी। पूरा वेन्यू सेलेक्ट कर लिया गया था, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया गया था। शादी की आधी से ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था। उन दोनों ने वेडिंग ड्रेस भी रेडी कर लिया हुआ था और वो लोग चेकआउट भी कर चुके थे। अब विंग और वांग जी अपना वेडिंग वाला ड्रेस लेकर के बाहर आ रहे होते हैं तो वांग जी कार की तरफ जा रहा होता था। विंग कहता, हे मैं आइसक्रीम पार्लर से ना आइसक्रीम लेकर के आता हूँ। तो वांग जी कहता, विंग वेट करो ना, मैं लेके आता हूँ, तुम मत जाओ ना, रोड क्रॉस करना पड़ेगा। विंग कहता, मैं चला जाऊंगा ना प्लीज। और इतना बोल करके वो जा रहा होता है। अब पलटता है ना जिसे होता है ना, तो वांग जी आवाज लगा देता, विंग आराम से। अब विंग ना वांग जी की वॉइस सुनता है तो उस तरफ पलट जाता है और कहता, हाँ हाँ, पर उससे पहले ही एक कार आकर के सीधे विंग को उड़ा देती है। विंग इसकी डेड बॉडी लगभग आधे किलोमीटर दूर जाके गिरी थी। वांगजी जो कि सारे बैग को कार में डाल रहा था, उसके हाथ से बैग गिरता और वो भागते हुए जाता और कहता, विंग। और वहां आता है, तहाँ पे देखता है कि इसके एक पैर मुड़े हुए थे, एक पैर टूटा हुआ था, एक हाथ कुचला गया था, उसके सर फट चुके थे और ब्लड पूरा बह चुका था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विंग की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। ये मंजर देखते ही वांग जी वहां पे बुद्ध बन के एकदम बैठ जाता है। सारे लोगों का भीड़ जमा हो जाती है। आनन फानन में एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। विंग और वांग जी दोनों उसमें थे। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, वो पूरा शांत हो गया था। उसे ओटी रूम में लाया जाता है, लेकिन डॉक्टर डेथ डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि विंग तो ऑन द स्पॉट मर गया था ना। सभी घर वाले पहुंच जाते हैं क्योंकि वांग जी कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ कह नहीं रहा था। फिर उसके हाथ से फोन लेकर नर्स कॉल करती है कि जल्दी आने के लिए। जब सब घर वाले पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विंग मर चुका है। और डॉक्टर ये भी बताते हैं कि जब से ये आए हैं ये इनके कौन लगते हैं। तो वो बोलता है कि इसका होने वाला हस्बैंड है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये तब से चुप है, कुछ एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला है, न रो रहे हैं, इन्हें रुलाइए वरना इसकी मानसिक हालत खराब हो जाएगी।
लैंसचन उसके पास आते हुए अपनी कांपते हाथों से कहता, वांगजिया, तुम्हें पता है ना विंग मर चुका है। वांगजी कहता है, नो। इतना बोल करके और उस कमरे में चला जाता है जहाँ पे विंग की डेड बॉडी को रखा गया था। उसके बगल में जाके लेट जाता है, कहता है, देखो ना, सब बोल रहे हैं तुम मर गए, तुम नहीं गए हो, मुझे पता है, तुम मेरे पास हो। देखो, कल हमारी शादी है ना, हम अच्छे से रेडी होंगे, तुम्हें मैं तैयार करूंगा, फिर मैं तुमसे शादी भी करूंगा, सब सब कुछ करेंगे हम। तुमने मेरा वेट किया ना, तुम कैसे जा सकते हो, मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते वी, तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना है, उठो उठो उठो, डैम इट, उठो उठो, मैंने कहा उठो। और उसके ऊपर बैठ जाता है विंग की बॉडी के ऊपर, उसके ऐसे सट को ना, जो हॉस्पिटल वाला वेयर किया हुआ था वो पकड़ के झकझोरता है उसे, कहता उठो, मैंने कहा उठो, एक थप्पड़ खींच के लगातार कहता उठो। देखो, देखो मैं लौट आया, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं कब कहीं नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, अचानक से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हें वेट करवाया ना, तुम हर बार मेरे पास आते थे सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम देने के लिए, फिर मेरे पास टाइम नहीं होता था, अब मैं सब कुछ करके आया हूँ भी, उठो, उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, मेरे पास अब पूरा टाइम है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, उठो ना, मुझसे बात करो, मुझसे नहीं हो रहा है कि तुम चुप क्यों हो, बोलो मुझे। अवांग जी उसको बहुत एक दो थप्पड़ और खींच के लगा देता रहा, कहता उठो, देखो 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 मुझे, देखो 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 देखो, मैंने कहा ना देखो मुझे, देखो देखो। फिर वो अपने ऊपर ही थप्पड़ की बरसात करते हुए कहते, मेरी गलती है, तो मेरी गलती है, मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था, मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था, अगर तुम नहीं जाते और मैं तुम्हें आवाज नहीं देता तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता। इतना बोलते बोलते वांगजी बेहोश उसी के ऊपर। सारे लोग बाहर एकदम सैंटी हो गए थे, रो रहे थे। डॉक्टर आनंद फानन में उसको वहां से ले आकर के दूसरे रूम में शिफ्ट करके उसको चेक करता है, जबकि वो रोते रोते बदहवास हो गया था, पैनिक कर रहा था, इसी वजह से उसकी सांस अटकी थी और वो बेहोश हो गया था। डॉक्टर कहते हैं कि अब आपके भाई को संभालना होगा खुद को, वरना बहुत बुरा हो सकता है। वांग जी को उस कमरे में रख दिया जाता है और विंग को उसी कमरे में रखा हुआ था। अगले दिन जब जैसे सारे होते हैं ना कॉरिडोर में सो रहे होते हैं, जब सबकी नींद खुलती है तो देखते हैं कि वहां पे वांग जी नहीं है। फिर वो लोग विंग के कमरे में आते हैं जहाँ पे विंग की भी डेड बॉडी नहीं थी। वहां आते हैं तभी वहां पे नी हसांग और वेनचिंग दोनों कॉल करते हैं, मतलब लैंसचेन को और जियांगचेन को कि वेन्यू आओ, जल्दी से जल्दी सब आओ। सारे लोग वहां आते हैं तो देखते हैं कि वांग जी विंग को चेयर पे बिठा रहा होता है। अब थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं, जब सारे लोग सो रहे थे तो वांग जी उठता है और विंग के कमरे में आता है और कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था, आज हम शादी करेंगे, तुम तुम ऐसे कैसे मुकर सकते हो, चलो मेरे साथ चलो। उसके हाथ पकड़ को खींच रहा होता है और रो रहा होता है, कहता है, चलो ना, मेरे से वेट नहीं हो रहा, चलो तो, मैंने कहा ना चलो। और इतना बोल करके वो खींच रहा होता है, पर वांग जी तो मरा, विंग तो मरा हुआ था ना। फिर उसको गोद में उठाता है और उसे लेकर के बाहर आ जाए। सुबह का टाइम था, सारे लोग सो रहे थे, किसी को पता भी नहीं चला कि वांग जी डेड बॉडी को लेके बाहर आ गया है। वो उस वेन्यू में आता है, उसको अपने हाथों से पूरा अच्छे से रेडी करता है, कपड़े पहनाता है, सब कुछ करता है, फिर उसे ला करके कुर्सी पे बिठाता है। प्रीस्ट तो बुलवाया हुआ था, तो प्रीस्ट आ गया था अपने टाइम पर, क्योंकि आज मैरिज होने वाली थी, उसको पता ही नहीं था कि एक जो ब्राइड है वो डेथ कर चुका है ना, इसलिए। तो जब देखता है उसको तो पहले कहता है, ये सब क्या बकवास है। वांग जी कहता है, चुप रहो वरना मैं मार डालूंगा। वो सो रहा है, वो उठ जाएगा, हमारी शादी करवाओ, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। वांग जी एकदम बहकी बहकी बातें कर रहा था। नी हसैंग और वो सब बहुत डरे हुए थे, तो लैंस सेशन आके वांग जी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, ये क्या पागलपन है, हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा वो मर गया है, होश में आओ वांग जी, होश में आओ। वांग जी कहता, गो, वो नहीं मरा है, और अगर मर भी गया है तो आज मेरी और इसकी शादी है, आप सब चाहिए बैठ जाइए और इस शादी को एंजॉय कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा गो। और इतना बोलकर लैंस सचिन को धक्का दे देते, तो कहते आप सब अगर नहीं रहना यहाँ पे तो मत रहिए, चाहिए यहाँ से, पर मैं आज विंग से शादी करूंगा। और प्रिंस को घूर कर देखता है, मानो कहना चाह रहे हो कुछ और बोलना है, पर प्रिंस कुछ नहीं बोलता। फिर वांग जी उसे साइन करता है, फिर विंग के हाथ से भी लेकर के विंग का भी साइन करवा देता है। फिर वांग जी विंग को गोद में लेता है, वांग जी विंग को गोद में लेता है, जैसे जैसे वो बोल रहा था वो दोहराते जा रहा था,
उसके बाद फाइनली दोनों रिंग पहनाए हुए थे, वो किस करके उस शादी को लॉक करता है, उस चेयर पे लेके उसे बैठ जाता है और कहता है, देखो रिंग, इसके बालों को केयर्स करते हुए, हमारी शादी हो गई, तुम्हें पता है ना, हमारी शादी हो गई, हम आज से हस्बैंड और हस्बैंड है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, हर कहना मानूंगा, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा, मैं पूरा टाइम तुम्हें दूंगा, तुम्हें पता है मैं सब कुछ करके आ गया, अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। सही कहते हैं, हमेशा पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। और इतना बोलने के साथ वो रोते रोते कहता है, हम कीमती चीज को खो देते हैं ना, मैंने तो खो दिया, क्यों क्यों, हम चलते हैं। अर्चना बोलकर उसको लेके जा रहा होता है तो लैंस एजेंसी ये सब बर्दाश्त नहीं होता, कहता है आजिंग, इसके गोद से फिंग की डेड बॉडी लो, उसे दफनाना होगा हमें। चंगचिंग आता उस डेड बॉडी को ले रहा था और वांगजी छोड़ नहीं रहा था, जैसे तैसे करके छीना छपटी करके वांगजी को अलग, विंग को अलग किया जाता है। विंग को लेकर के जियांगजिंग उसकी फैमिली बाहर आ गई थी और वांगजी सब पे भारी पड़ रहा था, सबको मार रहा था, अंकल को, अपने फादर को, सबको उसने हार्म कर दिया था और कहता मुझे मेरा विंग लौटाओ, मुझे अपने विंग के साथ रहना है, मुझे नहीं रहना है। और वो लड़ते 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 थक के बेहोश हो जाता है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। तब तक इधर सारे घर वालों ने विंग का अंतिम संस्कार कर दिया था और उसका चौथा दिन आज था, जाके आज उसे होश आया था। 4 दिन बाद जब वांगजी को होश आता है तो वो शांत था, सारे डॉक्टर चेकअप करके चले गए थे, उससे उसका नाम भी पूछते हैं, लेकिन वांगजी एक शब्द भी अपने मुंह से कुछ भी नहीं निकालता है, वो चुपचाप बुक बन के बैठा हुआ था। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि ये बोलेगा नहीं, रोएगा नहीं, अपने इमोशन को बाहर नहीं निकालेगा तो कैसे काम चलेगा। वो कहता है लैंसचन से, आफ्टरऑल इसे वहीं पे लेके जाना चाहिए, और शायद वो उसे देखकर रोए। लैंसचन कहता है आर यू श्योर। और सबसे अजीब बात ये थी कि जिस दिन से ये सब कुछ हुआ था उस दिन से वांगजी ने खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया हुआ था। उसे देते थे तो 1 या 2 चम्मच लेता था, वो न पानी पीता था, खाना भी खाता था तो वो फेंक देता था या फिर खाता ही नहीं था। उसे लिक्विड डाइट दिया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद वो निकाल देता था। मतलब उन 4 दिनों में दूसरे दिन ही उसे होश आ गया था, और पहले से भी तो वो सारा खाना पानी सब कुछ छोड़ चुका था। लैंसचन और उसके फादर उसे लेकर के विंग के ग्रेवयार्ड पे आते हैं, जहाँ पे वांगजी को बिठा दिया जाता है। वांगजी वहाँ बैठा हुआ था, अब बस देखता है। चारों तरफ मिट्टी का ढेर, उसके ऊपर एक शिला के सामने विंग की पिक्चर, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मृत्यु का डेट, सब कुछ लिखा हुआ था। वांगजी धीरे से अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए इस पिक्चर को देखता है, अपने हाथ को वहां पे लेके जाता है और कहता है विंग, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए विंग, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए ना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए मेरे इस दर्द को कम करने के लिए। लो ना, क्यों तुम्हें नहीं लगता कि मैं यादों के बिना कैसे रहूंगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, तुम्हारे सांसों की खुशबू मेरे चेहरे में घोलती है, उसके बिना कैसे रहूंगा, तुम्हारे यादों के बिना मैं नहीं जी सकता जी, मुझे तुम्हारे पास जाना है, मुझे तुम्हारे साथ होना है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर वांगजी 2-3 थप्पड़ खुद को लगाता है और फिर रोते हुए कहता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हम दोनों पत्नी और पति हैं, हम दोनों ने शादी कर ली, हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इतना बोलते बोलते वांगजी सुसकते वहां पे लेट जाता है। सबको लग रहा था कि वांगजी बस अपना गम बाहर निकाल रहा है, पर वांगजी के पैरों में चप्पल नहीं था, हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून एक ग्रेवयार्ड के अपने हस्बैंड के ग्रेवयार्ड के ऊपर लेटा हुआ था, उसकी फोटो को टच करते हुए कहता है आई लव यू विंग, आई लव यू। हम जी एक नहीं हुए तो क्या हुआ, हम मरने के बाद एक। और इतना बोलने के साथ ही उसके बॉड अधूरे रह जाते हैं और उसके हाथ नीचे गिर जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर चुका था। एक पल के लिए सबको लगा कि शायद से वांगजी बेहोश हो गया है, सब उसे हिलाते हैं, झकझोरते हैं, आवाज लगाते हैं, और जब उसके अंकल चेक करते हैं तो उसकी सांसें रुक चुकी थी।
सारे लोग रोने लगते हैं। उसे जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर ना पानी है, ना खाना है, कुछ भी नहीं है। और लगभग 6-7 दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। और वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि इतना बोलने के साथ ही डॉक्टर वांग जी को भी डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। सारे लोग अपना सर पकड़ के बैठ गए थे। ये कौन सी डेस्टिनी थी? बचपन से लेकर अभी तक साथ रहे इन लोग। जब शादी करने की बारी आई तो अलग हो गए। क्या था ये? क्या लिखा था किस्मत में? सारे फैमिली वाले भांजी की ग्रेवयार्ड विंग के ग्रेवयार्ड के बगल में बना देते हैं और उसके ऊपर भी रेड कपड़ा डाला जाता है, विंग के ऊपर भी रेड कपड़ा डाला जाता है और उन दोनों के ऊपर एक धागा जो चाइनीज कल्चर में होते हैं, जो हस्बैंड एंड हस्बैंड होते हैं, ताकि वो अगले जन्म में भी एक हो सके, बांध दिया जाता है। सारे फैमिली वाले रो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और हमारा विंग उन सबको देख रहा था। जहाँ से एक लाइट आती है और वहाँ से वांगजी की आत्मा आते ही कहती है, मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें क्यों लगा कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और मैं अकेले जिंदा रहूंगा? हाँ, विंग रोते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। मुझे लगा कि मुझे सदियां इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे भी। वांगजी उसे गले लगते हुए कहता है, नहीं करना पड़ेगा इंतजार। तुम जहाँ रहोगे मैं वहाँ रहूंगा। तुम जैसे रहोगे मैं वैसे ही रहूंगा। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता विंग। और इतना बोलकर उससे गले लगा लेता है और वो अपनी यात्रा की तरफ चले जाते हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है और मैं क्या ही बोलूँ, मैंने इसे बस बांगसेन में बताया है, पर ये एक सच्ची घटना है जिसमें लड़का अभी भी जिंदा है। मैंने बस इसमें वांगजी को भी विंग से मिलाने के लिए उसको मार दिया है, पर वो लड़की के डेथ के बाद वो लड़का किसी काम का नहीं। मतलब कि वो 3-4 साल तक तो पहले कोमा में था, फिर वो इतना ज़्यादा शॉकिंग स्टेज में था, धीरे धीरे खुद को जब रिकवर किया अब थोड़ा बहुत ठीक है वो, और अभी तक कुंवारा है। उस लड़की की याद में उसने शादी नहीं की है और उसके हर बर्थडे पे जब वो मिला था वो सब चीज़ वो आज भी करता है और दूसरे को खुश रखता है। तो आपको कैसी लगी ये शॉर्ट स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।